जीवन क्लासेस। हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथमेटिक्स के। तो कल जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास ये था जो हमने सॉल्व कर लिया था और हमें आंसर मिल गया था। हमें एंगल ए निकालना था और हमारे पास जो एंगल ए आया था वो आया था हमारे पास 45 डिग्री। अब 45 डिग्री एंगल हमें मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो कि tan−1 tan−1/2 tan−1/3 ये सभी प्लस में हैं और इसके इक्वल टू में जो हमें प्रूव करना है वो है π/2। देखिए गाइज, ये क्वेश्चंस 2009, 11, 15 और 16 देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। tan−1 प्लस tan−1/2 प्लस tan−1/3 ये हमको दिया हुआ है और π/2 हमसे वो प्रूव करा रहा है। हम जानते हैं कि tan−1x और tan−1y का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan−1x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, tan−1 1/2 और tan−1 1/3। तो 1/2 को हम x के जगह पर रखेंगे और 1/3 को हम y की जगह पर रखेंगे। अब इसको हम जब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है x की जगह पर, जहाँ x था वहाँ पर 1/2, जहाँ y था वहाँ पर 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3, 1 - 1/2 इंटू 1/3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6, और 3 + 2 यहाँ पर 2 × 3 आ जाएगा तो 1 - 1/6। tan−1 प्लस tan−1 ये 5/6 हो जाएगा और ये 6 - 1 यानी कि 5/6 हो जाएगा। 5/6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan−1 प्लस tan−1 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 tan−1 आएगा इक्वल टू 2 tan−1 यानी कि 1 हमें पता है कि हमारे पास जो tan−1 ये आएगा तो 1 जो होता है वो 1045 वैल्यू होती है। 45 मतलब 10π/4। अब 10π/4 की वैल्यू होती है तो जब हम इसमें रखेंगे tan−1 और 1 की जगह पर हम रखेंगे 10π/4। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर दिखाते नहीं, हम इसको कट करना सॉल्व मतलब शो नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका एंगल आ जाएगा π/4। हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है, यदि y = x तब dy/dx व्हाट। अब y = x दिया हुआ है और dy/dx वो मालूम कर रहा है। गाइज, कभी भी अगर कोई फंक्शंस दिया हो और उसकी पावर वही हो, जैसे y की पावर y, z की पावर z या x की पावर x, ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर हम देखते हैं कि log y = log x की पावर x यहाँ पर बन जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि log m की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m। जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है और log m एज इट इज़ रहता है। यहाँ पर जैसे हमने log लिया तो ये हो जाएगा। अब हमने ये फार्मूला ये इसमें पुट किया तो x स्टार्टिंग में आ जाएगा तो x log x हो जाएगा, बाकी log y जो है दूसरी तरफ एज इट इज़ रहेगा। अब अवकलन करने पर जो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे दोनों तरफ, उसको हम क्या देखते हैं कि log y का जो अवकलन होता है वो होता है हमारे पास 1/y, और y का करेंगे फिर dy/dx हो जाता है इक्वल टू। अब देखियो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो फर्स्ट और सेकंड का लगेगा, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म मल्टीप्लाई में अगर होती हैं तो हम लिखते हैं उसमें फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू d/dx log x यानी कि सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस log x यानी कि सेकंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और log x का जो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो होता है 1/x प्लस log x। और कोई भी अगर एक ऐसी संख्या हो जिसके सापेक्ष में हम उसका अवकलन कर रहे हैं, जैसे x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और y के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यह गाइज इस तरीके से समझिएगा, ऊपर dx हो जाएगा और नीचे भी dx हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो 1/y dy/dx इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और log x 1 + log x। तो dy/dx
इस y को हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे तो y 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिएगा गाइज y हमको दिया हुआ है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें y हमको दिया हुआ है, क्या है, x की पावर x। तो इस y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर x ब्रैकेट्स 1 प्लस लॉग एक्स। गाइज यही हमारा आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन 1998, 2001, 3, 7, 9 ये 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 9 से आगे भी ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और हो सकता है कि यही क्वेश्चन वो वहाँ पर रखे जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ओके गाइज, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सारणिक के 2 गुण लिखो। जो हमारे पास एक टॉपिक होता है सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसके हमें कोई 2 गुण लिखने हैं। ठीक है, तो 2 गुण इसके क्या होंगे देखते हैं। किसी सारणिक में प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदलकर रखें तो सारणिक के मान का कोई परिवर्तन नहीं होता। सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अगर हम उसके प्रत्येक पंक्ति मतलब होता है रो को स्तंभ में यानी कि कॉलम में, रो को कॉलम में बदल दें और प्रत्येक उसको कॉलम को पंक्ति में बदल दें यानी कि रो में बदल दें। देखो ये गाइस कह रहा है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर हम चेंज कर दें तो जो डिटर्मिनेंट होगा सारणिक होगी उसके मान पर कोई भी परिवर्तन या प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही आएगा। सेकेंड होता है यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति यानी कि 2 रो या 2 कॉलम, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम एक जैसे हो जाएं तो सारणी का मान 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा गाइस, अगर हमारे पास कोई भी सारणिक है और उसकी कोई 2 रो यानी कि पंक्ति और या 2 कॉलम जो स्तंभ बोलते हैं, दोनों अगर सेम हो गए तो उसकी वैल्यू आप 0 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स √3 का मान हमें बताना है। देखिए गाइस ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस को वो बहुत ज़्यादा मतलब पेपर में डाल करके चेक करता है कि इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कॉट जो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर है उसको एच डी लिखते हैं tan इनवर्स, और जो √3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं tan 60। ये √3 tan 60 वैल्यू होती है तो इसको tan 60 लिखा। तभी हम देखते हैं कि कॉट और मैंने गाइस जो पीछे बताया था tan इनवर्स ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम इसको शो नहीं करेंगे तो 60 का 60 आ जाएगा। और हम देखते हैं कि ये बना cos 60 और cos 60 का जो हम टेबल में वैल्यू देखते हैं वो है 1/√3। तो यही पर हमारा आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है कोई त्रिभुज है ABC में sin 2A प्लस sin 2B इक्वल टू sin 2C। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल A 90 और एंगल B दोनों जो है ये 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन में हम देखेंगे sin 2A प्लस sin 2B इक्वल टू sin 2C। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें देखते हैं कि हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है जो sin C प्लस sin D, आपने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा। sin C प्लस sin D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। जो C की वैल्यू है हम उसको यहाँ पर मानेंगे और जो D की वैल्यू है हम उसको यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin C की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों रख देंगे तो 2A प्लस 2B अपॉन में 2 हो जाएगा और cos 2A माइनस 2B अपॉन में 2 हो जाएगा। और जो हमारे पास sin 2C है उसको हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin C cos C, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 2A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin A इंटू कॉस A। इस फॉर्मूला से हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इसमें से 2 हमारे पास ये कॉमन है तो sin A प्लस B इसमें से 2 कॉमन लेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से जब हम दोनों का 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sin A प्लस B बचेगा, cos A माइनस B बचेगा। देखिएगा इधर की साइड और इधर की साइड हमारे पास क्या है, दोनों तरफ 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sin A प्लस B डॉट इंटू कॉस A माइनस B इक्वल टू में sin C और cos C बचता है। अब ट्रायंगल में हमें ये पता है कि A प्लस B प्लस C यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है।
सी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का साइन माइनस में चेंज होगा, तो आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। इसके बाद ए प्लस बी की जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वो है 180 माइनस सी, तो साइन 180 माइनस सी हो जाएगा, और माइनस कॉस ए माइनस सी जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और जो इधर की साइड है कॉस सी और साइन सी मल्टीप्लाई में वो भी एज इट इज़ रहेगी। अब हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस सी यानी कि 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो 180 माइनस सी साइन सी हो जाएगा, और कॉस ए माइनस बी जो है वो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू में साइन सी कॉस सी। अब देखिएगा गाइस, साइन सी और कॉस सी दोनों तरफ वैल्यू आ चुकी हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस सी। तो हम ये क्या करेंगे, इन दोनों के एंगल को कंपेयर करेंगे, तो ए माइनस बी इक्वल टू सी, ये हमारे पास एक वैल्यू आती है, तो एक वैल्यू जब निकालेंगे तो वो बचेगी हमारे पास बी प्लस सी। तो ए इक्वल टू बी प्लस सी हम इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसमें हम बी प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं ए, तो हमारे पास आ जाता है ए प्लस ए इक्वल टू 180। तो 2a जो है, ये जो हमारा 2a देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी में हमने बी प्लस सी की वैल्यू रखी, बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास ए, तो ए प्लस ए इक्वल टू 180, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 180। और जब हम इसको ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, एंगल जो 1 होगा वो कितना आ जाएगा, एंगल जो ए 90। तो ए एंगल इस ट्राइंगल का जो उसने पूछा है, ए बी ट्राइंगल का जो ए है वो हमारे पास 90 आ चुका है। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं कि हमें एंगल बी कितना आएगा, वो भी हमको 90 ही लाना है। एंगल बी की तरफ चलते हैं, तो इक्वेशन नंबर ए जो हमने इक्वेशन ए मानी थी, तो इक्वेशन ए से हम देखते हैं कि इक्वेशन ए क्या होता है। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस सी हमारे पास ये बना हुआ था। इसको हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये आप जानते होंगे, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के साइन थीटा होता है, इनको भी ध्यान रखिएगा गाइज। तो अगर हमारे पास कॉस में जो एंगल है उसके साथ माइनस है, तो उसको हम माइनस को रिलीज करके कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। तो हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमें हमें मिलता है माइनस बी माइनस ए इक्वल टू कॉस सी। अब देखिएगा गाइज, इस दोनों के एंगल को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता, देखो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पहले पुट कर देंगे, तो जो माइनस में एंगल है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा की टर्म में आ जाता है, कॉस सी। दोनों के हम एंगल को कंपेयर करेंगे तो बी माइनस ए इक्वल टू सी बचेगा, और जो बी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ए प्लस सी हो जाएगा। फिर से वही, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तीनों अंत्य कोणों का योग होता है वो 180 होता है, और 180 की जो इक्वेशन है उसमें हम ए प्लस सी की जो वैल्यू है, ए प्लस सी इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो b प्लस ए प्लस सी एक 180 हो जाएगा ये। तो a प्लस बी की वैल्यू हम b को पुट करेंगे तो b ये है, और एक b हमारे पास ये बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा 180। अब b की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 180 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 90। और गाइज हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल a 90 और एंगल b 90, तो हम यहाँ पर ये प्रूफ कर चुके हैं, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इस वर्गमूल, इस वर्ड को याद रखिएगा, वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई हमसे कहे कि x का वर्गमूल, अब x का वर्गमूल यानी कि हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी है, यानी कि वर्गमूल x की वैल्यू हमें बतानी है। इसीलिए इसने कहा 3 + 4i का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल में 3 + 4i की वैल्यू हमें बतानी है। तो गाइज हम मान लेते हैं कि 3 + 4i का जो वर्गमूल है वो एक सम्मिश्र संख्या है, और वो हम कैसे मानते हैं, चूँकि सम्मिश्र संख्या का वर्ग भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो सम्मिश्र संख्या का जो वर्गमूल होगा वो भी एक सम्मिश्र राशि यानी सम्मिश्र संख्या ही होगी। इसको ध्यान में रखिएगा गाइज, सम्मिश्र संख्या का वर्ग भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगी, ये प्रूफ है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वर्गमूल 3 + 4i जिसकी हमें वैल्यू बतानी है वो एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या हम z को बोलते हैं, z की जो वैल्यू होती है वो x + iy होती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो दोनों ओर अगर हम वर्ग कर दें तो ये वर्गमूल जो है इस वर्ग से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका हम स्क्वायर रूट जो वर्ग है, इसका जो वर्ग है स्क्वायर है उसको हम यहाँ पर ओपन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर देंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा i² y², और प्लस में 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी। यहाँ पर 3 + 4i हो जाएगा x² माइनस, अब देखिएगा रूट
ये जो हमारे पास ये आई स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1 और आई की वैल्यू हमारे पास रूट में -1 होती है। ये गाइस ध्यान में रखिएगा, इसी का यहाँ पर सम संख्या में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट कर देंगे तो -y² हो जाएगा और प्लस में 2xy रहेगा। अब देखिएगा वास्तविक और काल्पनिक, इसमें दो भाग दिए गए हैं। जो आई के साथ है उसे हम काल्पनिक बोल रहे हैं, जो आई के साथ नहीं है उसको हम वास्तविक बोल रहे हैं। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो इस साइड में जो वास्तविक भाग है वो कितना है 3 और इस साइड में जो वास्तविक भाग है वो कितना है x² - y। तो x² - y = 3 हो जाएगा और जो हमारे पास काल्पनिक भाग है वो है इधर 4 और इस साइड है हमारे पास 2xy। तो क्या हो जाएगा 2xy = 4 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास 2 और 3 बन चुके हैं। अब देखिएगा समीकरण 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, देखो पहले इसका वर्ग किया और फिर इनको जोड़ दिया गया। तो पहले इसका वर्ग करेंगे तो x² - y² का होल स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसका वर्ग करेंगे तो 2x + y का होल स्क्वायर आ जाएगा और दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इन दोनों को वैसे करना है 3² और प्लस में 4² दोनों को वर्क करके हमने जोड़ दिया है। अब इसको ओपन करेंगे तो x⁻2 पहले से ही और 2 यहाँ पर आ जाएगा तो x⁻4 + y⁻4 आ जाएगा -2x² 2y²। ठीक है, प्लस 2xy का होल स्क्वायर है तो 4x² y² आ जाएगा। 3 × 9 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में 4 × 4 = 16 तो 9 + 16 आ जाएगा। x² + y² + 2x² y² = 9 और 16 कितने होते हैं, यानी कि 16 + 9 जो होते हैं वो 25 होते हैं। x² + y² + 2x² y², ये पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ पर हमने 25 लिखा हुआ है। अब देखिएगा हमारे पास x² + y² + 2xy जो होता है वो होता है हमारे पास x + y का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर अगर हम करें, यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाती है वो x² और y² की ही होल स्क्वायर बनती है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। तो x² + y² का जो होल स्क्वायर होगा वो 25 के इक्वल में आ रहा है। और गाइज हम अगर आगे इसको देखें तो हमारे पास जो बनता है वो x² + y² का होल स्क्वायर जो था उस होल स्क्वायर को हटा करके जब हम इधर ले जाएंगे तो वो रूट में चेंज हो जाता है, दूसरे टर्म पर वो रूट में जाता है। और हमें पता है कि 25 का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इक्वेशन नंबर 4 हम इसको मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 से देखो, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी x² - y² = 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास जो आई है x² + y² = 5। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको घटाने पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और -y² कितना हो जाएगा -2y²। जब 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा तो y² = 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो y² = 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू जो निकल कर आएगी, यानी कि हम लिखते हैं y = √1 और रूट में से हमारी कोई भी वैल्यू अगर निकलती है उसको प्लस माइनस में हम लिखते हैं। अब y² की वैल्यू इन दोनों किसी भी इक्वेशन से लग देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ तो y² माइनस का है और x² प्लस का है और इसके इक्वल में क्या है हमारे पास 3 है। तो x² और y² यानी कि y² की वैल्यू देखो क्या है, y² की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 रख देंगे और इसको हो जाएगा 3। तो x², इस 1 को हम इधर ले जाएंगे तो ये इसमें प्लस हो जाएगा तो 4 और यही x = रूट में हम जब 4 करेंगे इस 4 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी, मैंने कहा था रूट से जो भी वैल्यू निकलती है यानी कि 2 × 2 तो इससे एक पेयर बन के निकलती है, एक जोड़ा बन के निकलती है। तो एक जोड़ा बनेगा तो उसको हम एक बार लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और रूट से जो भी वैल्यू निकलती है उसको हम प्लस माइनस में ही लिखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी देखेगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये बनी थी रूट में 3 + 4i = x + iy, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 थी। तो इस इक्वेशन नंबर में हमने ये क्यों ली, क्योंकि हमारे पास जो है ये वर्गमूल 3x + y, वर्गमूल 3x + y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3x + 4y ये जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर x नहीं है, ये 3 + 4y इसका वर्गमूल हमको निकालना है। और इसके इक्वल में हमारे पास क्या है, एक समिश्र संख्या थी जिसको हम z बोलते हैं। तो x + iy, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो कितनी है, तो वो है +-2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है +-1। तो हम पॉजिटिव वैल्यू हम लेकर चलते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और i की वैल्यू हमारे पास, जो हमारे पास y की वैल्यू है वो 1 रख देंगे तो यहाँ पर i एज इट इज हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस में लेकर चलेंगे तो वो प्लस में आएगी, माइनस में लेकर चलेंगे तो वो वैल्यू माइनस में आएंगी। तो दोनों हम साइन यहाँ पर लगा देते हैं तो +-2 + iy यही हमारा आंसर होगा। देखिए गाइस कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था लेकिन ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिलता है यूपीबीटीई में 2002 2007 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि हमें जो है सिद्ध करना है 1+i के होल पावर n प्लस 1 - i की होल पावर n जो है वो किसके बराबर होगी। हमारे पास 2 की पावर जो है n/2 + 1 है और cos n π/4 है। इसको हमें ये प्रूफ करा रहा है। देखिएगा ये 2002 2007 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको हम ध्यान से देखें। देखिएगा कोई हमारे पास टर्म 1 है, इसको हम √2/√2 भी अगर हम लिखें तो ये 1 ही आने वाला है। तो इस संख्या को √2/√2 हम लिखने वाले हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरीके से जो आई है हमारे पास उसके मल्टीप्लाई में 1 है, तो उसी 1 को भी हम √2/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि कैंसिल आउट होने पर वो 1 ही आने वाला है। बस गाइस यहाँ पर यही ट्रिक है और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। अब देखिएगा इसमें √2 हमने कॉमन लिया तो ऊपर से √2 दोनों में से हट जाएगा, तो 1/√2 + i 1/√2 हो जाएगा। √2 यहाँ पर है। अब देखिएगा गाइज जो cos 45 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√2 होती है। और इसको 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो cos π/4 की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1/√2। तो 1/√2 की जगह पर हम cos π/4 को हम रखेंगे और 1/√2 हमारे पास साइन π/2 की भी वैल्यू साइन π/4 की भी वैल्यू होती है, यानी कि साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है। तो यहाँ पर हम साइन π/4 की वैल्यू हम रख देंगे। इसी प्रकार 1 - i है, तो यहाँ पर केवल यही चेंज होगा कि यहाँ पर माइनस साइन जो चल रहा था वो माइनस में हम जो प्लस साइन चल रहा था वो माइनस में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस वाली संख्या को हम निकालते, जो माइनस साइन है उसको हम प्लस में चेंज कर देते। जैसा यहाँ पर साइन मिलेगा उसी साइन के साथ हम इस वैल्यू को लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, दोनों की वैल्यू को हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यू को हमको ऐड कर देना है। दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 1+i की वैल्यू ये निकल के आई है तो इसको हम ऐड कर देंगे, और 1 - i की वैल्यू ये निकल के आई है तो इसको हम ऐड कर देंगे। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिल जाता है √2 जो कॉमन है cos π/4 + i sin π/4, और इसकी जो होल पावर है n उसको हम यहाँ पर रखेंगे एज इट इज़। इसी तरीके से हम इसको पूरा पुट कर देंगे। और जब हम इसको देखते हैं तो गाइज हमें एक फार्मूला मिलता है कि अगर इस तरीके की समिश्र संख्या में कोई भी फार्मूला है और उसकी पावर n है, तो वो n जो है cos के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करता है और इस साइन के एंगल के साथ भी मल्टीप्लाई करता है। तो गाइज हम इसको देखते हैं, तो √2 की पावर भी हमारे पास n है, तो √2 की पावर n अलग से हो जाएगी। और जब इसमें हम फार्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है, जो पावर थी वो cos के और साइन के दोनों में एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो देखिएगा अब ये π/4 था तो n π/4 हो चुका है, ये π/4 था ये भी n π/4 हो चुका है। इसी तरीके से इसमें भी रखेंगे तो ये देखिएगा cos n π/4 हो चुका है, -i sin n π/4 यहाँ पर बन चुका है। तो √2 को हम क्या लिखते हैं, √2 को 2 की पावर 1/2 लिखते हैं। तो √2 की पावर अगर n है तो उसको हम 2 की पावर n/2 लिख सकते हैं। यही हमने किया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सारा एज इट इज़ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल एज इट इज़ है। तो 2 की पावर n/2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो टोटल टर्म में से हम 2 की पावर n/2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा क्या, cos n π/4 + i sin π/4 बचेगा। अब प्लस में cos n π/4 और माइनस के i sin n π/4 बचेगा। तो देखिएगा ये टर्म और ये टर्म सेम है, प्लस और माइनस में दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचता है, देखिएगा 2 की पावर n/2 ब्रैकेट्स cos n π/4 + cos n π/4, यानी कि दोनों टर्म एक जैसी है और दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 cos n π/4 होगा। अब देखिएगा गाइज यहाँ पर 2 की पावर n/2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। जब हम देखते हैं कि बेस दोनों का सेम है तो ऊपर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। तो n/2 + 1 यहाँ पर पावर हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा 2, और बचेगा क्या, cos n π/4। तो 2 की पावर n/2 + 1 cos n π/4 हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। तो जो हमारे पास प्रूफ की वैल्यू आई है वो हमारे पास मिल चुकी है। देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कंसेप्ट याद करने की ज़रूरत होती है, कंसेप्ट ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यही हमारा आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.123 का मान, और देखिएगा 2 और 3 के ऊपर ये पॉइंट है, 2 और 3 के ऊपर ये पॉइंट लगे हुए हैं। इस पॉइंट को हम देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये वैल्यू रिपीटिंग वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट का जो मतलब होता है वो होता है रिपीट। तो जितने भी संख्या पर ये पॉइंट हमें दिखाई देगा उतनी संख्या हमारे पास क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। तो 0.1 तो रिपीट होने वाली नहीं है, तो 2 3 ये हमारे पास वैल्यू रिपीट होने वाली है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिएगा इसको हम तोड़ करके कैसे लिख सकते हैं, 0.1 प्लस 0.023 प्लस 0.0023 प्लस 0.000023 प्लस डॉट 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 आगे आगे संख्या चलते चले जाएंगे। देखिएगा इसको हम लिखे कैसे हैं, 0.1 ऐसे ही है। अब देखिएगा 2 3 जो है, 2 3 से पहले एक संख्या है तो हम उतना ही जीरो लगा देंगे। इस 2 3 से पहले 3 संख्या हैं तो हम 3 जीरो लगा देंगे। इस 2 3 से पहले 5 संख्याएं बन रही हैं तो हम 5 जीरो लगा देंगे। आगे भी हम इसी तरीके से सीरीज बनाते चलेंगे। अब देखिएगा 0.1 1/10 की वैल्यू होती है, 0.023 अपॉन 1000 की वैल्यू होती है। इस तरीके से हम जितने भी इससे पहले जितने भी ये संख्या है, यानी कि पॉइंट के बाद जितनी भी ये संख्या हो रही है उतने ही हम जीरो नीचे लगाते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी संख्या हो रही है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 6 7, ये 7 हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 23/10 देखिएगा गाइज यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ 1/10, 23/10 23/10 23/5, 23/10 आगे ये चलते जाएगा 23/10 नेक्स्ट टर्म हमारे पास आगे चलती जाएगी। हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि हमें इतने ही में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1/10, अब इसमें देखिएगा 23/10 सब में से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 23 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हमारे पास 10 10 बचेगा, यहाँ पर आगे 10 नेक्स्ट टर्म आगे चलती जाएगी। अब देखिएगा गाइज कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी जो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी होती है, ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी जो होती है उसका सम जो होता है अनंत पदों का सम, यानी कि अनंत पदों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास a अपॉन यानी कि प्रथम पद 1 - r जो उसका सार्वर्ण पद होता है ये हमारे पास आ जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो भी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का योग दे रखा है ये, तो इसमें प्रथम पद क्या है 1 है, और उसमें जो r है r हमारे पास 1/10 की पावर मान प्लस के ये 2 है। इसको हम देखने वाले हैं, तो जहाँ पर r है वहाँ पर 1/10 की पावर 2, और जहाँ पर प्रथम पद a है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 1/10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 1/1 - 1/10 की पावर 2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 यहाँ पे जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 और -1 में 100 हो जाएगा। ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 100 यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 1/10 प्लस 23 इंटू ये 100 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 100 अपॉन 1000 इंटू 99, यानी कि ये जो 1000 है ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 99 आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 की 99 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 यानी कि 990 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/10 प्लस 23/990 यानी कि 990। जब हम इसको एलसीएम में लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 990, और यहाँ पर देखिएगा 10 को 990 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 99। इस 99 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब 990 की 990 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो हमारे पास 23 ही बचेगा। इनको जब ऐड करेंगे तो 122 और अपॉन में 990 यानी कि 990 हो जाएगा। तो 122/990 जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 61/495, ये हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक श्रेणी दे रखी है जो हमारे पास समांतर श्रेणी है। तो ए पी यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसको हम ए पी लिखते हैं। तो 7/2 है, कॉमा 3/2 है, कॉमा -1/2 है। इसका हमें कौन सा पद बताना है, -337/2 जो है वो कौन सा पद है, कौन सा पद आएगा, कौन सा 10वां पद है, 20वां पद है, 30वां पद है, जो भी है हम उसको निकाल कर दिखाएंगे। तो प्रथम पद जो ए पी का वो हम ए लिखते हैं, तो और ए क्या है हमारे पास 7/2, और जिसका सार्वधातर होता है वो क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 3/2 है, -7/2 करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 2 तो 3 - 7 आ जाएगा। 3 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, वो देखिएगा ये कैसे आया है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम होता है और उसको हम एलसीएम में लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम सेम एज इट इज आ जाता है, और ऊपरी संख्या को हम साइन सहित यानी कि चिन्ह सहित हम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करते हैं। तो d = -4/2, डी की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी।
तो हम क्या करते हैं गाइस, मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है वो हमारे पास nवा पद है। nवा पद हमें दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी का जो nवा पद होता है वो हमारे पास क्या होता है, टी एन इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 डी। अब डी हमें पता है, टी एन हमें पता है और ए की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। तो टी एन की वैल्यू 337/2 माइनस में हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास है 7/2, ये हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, तो -2 आ जाएगा। -337/2 इक्वल टू 7/2 माइनस के, अब देखो माइनस ये 2n इस सॉरी इससे n से ये -2 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 2n हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। -337/2 और इक्वल टू, देखो ये और ये दोनों टर्म हम एक साथ ले लेंगे तो अपन में 1 मान के एल्सियम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 × 7 यानी कि 7 आ जाएगा, और 2 × 2 ये आ जाएगा हमारे पास 4, यानी 7 × 1 7, 2 × 2 4, अपन में 2 -2n। अब देखिएगा इसको हम किस तरीके से करेंगे, इस 2n को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का था, ये हमारे पास प्लस में पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में थी, ये प्लस में आ चुकी है, प्लस में 7 4 11 यानी कि 11/2 हो जाएगा। अब इन दोनों की देखो वही हमारे पास केस आता है कि दोनों का जो आधार है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है। तो देखिएगा हमने ये बताया था एलसीएम में अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिल जाए तो उसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं, और ऊपर की संख्या को चिन्ह सहित उठा करके वैसा का ही वैसा रख देते हैं। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 3 4 8 348 आ जाएगा, अपन में हमारे 2 चल रहा है, 2 से 348 को डिवाइड करेंगे 174 आएगा। इधर का क्या है हमारे पास 2n है, ये 2n के मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो दूसरी साइड जब हम ले जाएंगे तो 174 अपॉन में 2 पहुंच जाएगा। अब जब हम इस 2 से 174 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 87। अब 87 ही वह पद की संख्या है जो हमारे पास जिस संख्या पर पद मिल जाता है -337/2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एपी हमें दी हुई है इसके पद अगर हम 87 पद तक लिख दें तो हमारे पास ये टर्म मिल के आता है। तो उसने पूछा था कि कौन सा पद -337/2 है, तो हम कह सकते हैं कि 87वां पद -337/2 हमको मिलेगा, यही हमारे पास आंसर होगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिद्ध करो, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें पास, एक सारणिक है, तो सिद्ध करना है हमें x y z x - y y - z और z। देखिएगा बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसमें थोड़े कंसेप्ट याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस इसको ध्यान रखने वाली बात है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखी है, फर्स्ट कॉलम है x² x3, सेकंड कॉलम यानी कि कॉलम स्तंभ को बोलते हैं y² y3, और थर्ड कॉलम हमें दे रखा है z² और z3। देखिए गाइस हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से हम x को कॉमन उठा सकते हैं, इसमें से y को कॉमन उठा सकते हैं, और इसमें से z को कॉमन उठा सकते हैं। मैंने यही किया कि C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम, C2 ये देखो ये C1 फर्स्ट कॉलम है, C2 को हम सेकंड कॉलम बोल रहे हैं, C3 को हम थर्ड कॉलम बोल रहे हैं। तो C1 C2 C3 से क्रमशः x y z कॉमन लेने पर, क्रमशः का मतलब होता है जो हमारे पास पहले लिखा हुआ है उसको पहले में से, जो सेकंड है उसको थर्ड से, सॉरी सेकंड में से, और जो थर्ड है उसको थर्ड में से, यानी कि C1 फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन लिया, और C2 यानी कि सेकंड कॉलम में से हमने y कॉमन लिया, और थर्ड कॉलम में से z कॉमन लिया। हम इसको कॉमन लेने पर हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पर एक ही x था, ये यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर y z भी सिंगल थे, यहाँ पर 1 बचेंगे। स्क्वायर था तो यहाँ पर y और z और x जो है वह सिंगल बचेंगे। यहाँ पर पावर 3 थी तो एक यहाँ पर z जाएगा, और x और y यहाँ पर कॉमन ले जाएगा, तो क्या बचेगा x² y² और z²। देखिएगा ये बहुत सिंपल है, इसमें से हमने केवल कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। एक ऑपरेशन हम लगाएंगे, जो कॉलम फर्स्ट है ये वाला जो कॉलम है उस कॉलम को हम C2 कॉलम में से माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, x - y यहाँ पर आ जाएगा, x² - y² यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज यानी कि ऐसे ही रहेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल सेम ऑपरेशन यहाँ पर पुट कर देना है। ये C2 यानी सेकंड कॉलम जो है उसमें से हम थर्ड कॉलम को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास यहाँ पर 0 y - z y² - z² मिल जाता है, थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलता है x y z। अब देखिएगा यहाँ पर x² - y² यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b², उसको हम कह सकते हैं a + b यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b² का, जिसको हम कहते हैं a + b a - b। यही फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे तो x - y x + y, इस तरीके से इसमें भी लगाएंगे y - z y + z, और तीसरा कॉलम जो है y इज रहेगा, बाकी सभी टर्म एज इट इज हैं। देखिएगा अब यहाँ पर मेन
ऑपरेशंस लगा हुआ है। C1 तथा C2 से क्रमशः x माइनस वाई और y माइनस जेड, यानी कि C1 से x माइनस वाई कॉमन और C2 से y माइनस जेड को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा हुआ है, और x माइनस वाई फर्स्ट कॉलम से कॉमन आएगा, y माइनस जेड सेकेंड कॉलम से कॉमन आएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 0, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचता है हमारे पास x प्लस वाई। ऐसे ही यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास y प्लस जेड। थर्ड कॉलम हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, सिंपल प्रसार कर देंगे। प्रसार करने पर हमें क्या मिलता है, ये सेम मिलेगा। अब देखिएगा जीरो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका प्रसार करेंगे, तो इस और इस लाइन को हम छोड़ देंगे और ये हमारे पास बचेगा। तो इसको सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई प्लस जेड और ये जेड आएगा। ठीक है, तो वाई प्लस जेड और जेड यहाँ पर ये जेड टर्म है, और माइनस में फिर से हम क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी कि जिसके अलॉन्ग हम इसका प्रसार कर रहे हैं उस पर हम प्लस बना करके देख लेंगे। तो ये और ये, तो क्या बचा, ये बचेगा और ये टर्म बचेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे ये करेंगे यानी कि 1 से जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर आएगा, माइनस में एक्स प्लस वाई और जेड करेंगे, एक्स प्लस वाई और जेड, तो एक्स प्लस वाई इंटू जेड आ जाएगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है, फिर प्लस में लेते हैं। तो प्लस में लेने के बाद हमें क्या मिलता है, इस प्लस पर ही प्लस का साइन बना देंगे 1 पर। ठीक है, इस प्लस 1 पर ही प्लस का साइन बनाएंगे तो हमारे पास एक तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये कट करना होगा, हमारे पास वैल्यू ये बचेंगी। तो वैल्यू क्या बचने वाली है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की वाई प्लस जेड से, तो क्या आएगा, वाई प्लस जेड ही आने वाला है, और एक्स प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई ही आने वाला है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये टर्म टोटल 0 हो जाएगी, ये टर्म टोटल 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को 0 से किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल 0 ही होने वाली होती है। तो एक्स वाई और जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये सेम रहेगा। 0 टर्म हो जाएगी तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये हमारे पास वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस वाई और वाई को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो जेड माइनस एक्स बचता है। और देखिएगा इस कितना सिंपल है, यही हमारे पास आना था कि एक्स वाई जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट से वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही हमको लाना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, हमने प्रूफ कर दिया है इजीली। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी हमने ऑपरेशंस लगाए हैं उनको ध्यान से देखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज आज हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे लगेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखते रहिएगा जीवन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।